हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इजर्नर्स। यहाँ पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। हेलो, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि हु आर द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 11 में हमारा है। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो मेजर होते हैं साउंड माइंड वाले पर्सन होते हैं और नॉन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ वाले पर्सन होते हैं, वही हमारे कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए। इसके अलावा हमारे जो पार्टीज़ होती है जैसे माइनर, अनसाउंड माइंड पर्सन एंड डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म बाय सम लॉ वाले पर्सन जो होते हैं वो हमारे अनकम्पिटेंट होते हैं। तो हमारे जो छोटा सा चीज़ है अनकम्पिटेंट वाले लोग हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि कौन कौन कॉम्पिटेंट होते हैं। वैसे ही हमारे लॉ में भी यही लिखा है कि हमारे जो छोटे भाग्य के लोग हैं, जो कि हमारे 3 ही लोग हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड वाले लोग, इन तीनों के बारे में बता दिया है, जिससे कि हमारे पता चल जाए कि हम इन तीनों को छोड़ के बाकियों को हम कॉम्पिटेंट मान लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे माइनर लोगों की। माइनर में हमारे जो पर्सन हमारे 18 एज के कम वाले लोग हैं वो हमारे माइनर में आते हैं। एवरी इंडियन पर्सन हु इज़ बिलो 18 वो हमारे इसमें आते हैं। और कुछ जो कि 21 एज से कम हैं, ठीक है, पर उनकी जो प्रॉपर्टी और वो पर्सन जो हैं वो एक गार्जियन के अंडर अपॉइंट है, जो कि हमारा गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में है। ठीक है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1819 के तहत उस एक गार्जियन के अंदर देखभाल में रखे गए हैं वो पर्सन और वो उसकी प्रॉपर्टी भी। तो उसके लिए हमारा 21 एज का होना ज़रूरी है, तब जाके उसके बाद वो मेजर बनता है। ठीक है, तो ऐसे लोग हमारे माइनर में आते हैं। अब हमारा कि कैसे एक माइनर अग्रीमेंट में आता है तो उसकी क्या पोजीशन होती है वो हम जानेंगे। फर्स्ट हमारा एन अग्रीमेंट विद द माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो, कि कोई भी अग्रीमेंट तो माइनर के साथ बनाओ वो शुरू से ही वॉइड अग्रीमेंट ही बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद लॉ ऑफ एस्टोपल्स डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई एक माइनर है जो कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया है धोखाधड़ी करके, कि उसने खुद को दिखाया था कि मैं मेजर हो चुका हूँ, ठीक है, उसने चाहे अपना प्रूफ भी दिखा दिया हो, आधार कार्ड दिखा दिया हो एज वाला, तब भी वो बाद में अपनी जो है प्लेड कर सकता है कोर्ट के आगे कि वो माइनर है, अपनी माइनॉरिटी प्लेड कर सकता है। ठीक है, तो चाहे वो खुद धोखाधड़ी करके, चालाकी करके, मेजर दिखा के अपनी उस कॉन्ट्रैक्ट में आया हो, तब भी वो माइनर ही रहेगा और वो वॉइड एब इनिशियो है अग्रीमेंट पूरा। ठीक है, तो उसके बाद जो अगर केस हुआ, किसी ने केस किया कि इसने मुझे अपनी मेजॉरिटी दिखाई थी, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट में आया, पर अब ये माइनर का अपना वो दिखा रहा है, तो उसके बाद जो केस वाले होंगे, जो कोर्ट होगी, वो भी उसको बोलेगी कि माइनर से आप अपने पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते। देन उसके बाद हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब कि हमारी कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइड एब इनिशियो है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिटिंग पार्टी है, यहाँ पे हमारा कौन होगा, माइनर होगा बेनिफिटिंग पार्टी। ठीक है, तो अगर वो बेनिफिटिंग पार्टी है या फिर लूजिंग पार्टी भी है, तो हमारा वो उसको अपने जो पैसे हैं वो रिकवर नहीं कर सकता वहाँ पे। ठीक है, माइनर वहाँ पे लाइबल नहीं होगा अगर वो माइनर के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो वो वहाँ पे अपना लाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने ऊपर ही बताई, वही चीज़ है ये।
देन उसके बाद नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। नो रेटिफिकेशन ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी मतलब कि कोई एक माइनर है जो कि ये कह रहा है कि तू मुझे अभी पैसे दे दे, मैं जब मेजर हो जाऊंगा तब मैं तुझे उसको मतलब रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। या फिर कोई एक पर्सन, कोई एक माइनर किसी मेजर के साथ अग्रीमेंट में आ रहा है कि मैं अभी माइनर हूँ पर आप मेरे से काम करा लो, मैं जब मेजर हो जाऊंगा तब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे माइनॉरिटी की केस में पॉसिबल नहीं है। अगर वो मेजर होने के बाद किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो वो फ्रेश अग्रीमेंट होना चाहिए और फ्रेश कंसिडरेशन होना चाहिए। वो कोई पुराना माइनर के टाइम का अग्रीमेंट या फिर कंसिडरेशन को अपने मेजर में आके नहीं फॉलो कर सकता, ठीक है। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर। कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें माइनर को बेनिफिट हो रहा है, लाइक एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म में तुमने पढ़ा होगा कि माइनर को हम एज अ प्रॉफिट शेयर रिंग पार्टनर हम अपॉइंट कर सकते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग पार्टनर हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। मतलब माइनर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा है तो सिर्फ प्रॉफिट में उसका शेयर मिलेगा, लॉसेस में वो अपना शेयर नहीं देगा, मतलब किसी भी टर्म के लिए वो लायबल नहीं होगा। तो वही चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर। अपने माइनर के बेनिफिट के लिए जो माइनर है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद माइनर एज एन एजेंट, कि माइनर जो है एज एन एजेंट अपॉइंट कर सकता है बट पर्सनली लाइबल वो कहीं पे भी नहीं होगा। माइनर्स लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज़। अब जो है कोई एक पर्सन है जिसका लाइक जैसे गार्जियन वाला है, तो गार्जियन में वो क्या है, माइनर जो है उसके देख रेख में है, गार्जियन के देख रेख में है, तो वो जो गार्जियन है वहाँ पे वो माइनर जो होगा लाइबल तो होगा ना, अपनी नेसेसिटीज़ के लिए लाइबल होगा, पर जो वो गार्जियन है वो कहाँ से रिकवर कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है। माइनर पर्सनली लाइबल वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद अ माइनर कैन नॉट बी adjudged insolvent as he is incapable of entering into a contract। तो जब वो माइनर केपेबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म आने के, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के, पर्सनली लाइबल भी नहीं है कहीं पे, तो वो एक माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। वेयर अ माइनर एंड an adult jointly enter into an agreement with another person, the minor is not liable and the contract can be enforced against the major person। अगर कोई एक माइनर और एक एडल्ट पर्सन, मेजर पर्सन किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में या अग्रीमेंट में साथ में जा रहे हैं तो जो लाइबल होगा वो सिर्फ मेजर पर्सन होगा, माइनर पर्सन लाइबल नहीं होगा। माइनर की भी अगर कोई लाइबिलिटी हो रही है तो उसके लिए भी वो मेजर पर्सन से रिकवर कर सकता है पर माइनर को लाइबल नहीं ठहरा सकता। देन उसके बाद हमारा साउंड माइंड पर्सन। साउंड माइंड पर्सन हमारे होते हैं जो कि पागल लोग, वो चाहे आधे पागल हो या पूरे पागल हो या फिर जो नशेड़ी गंजेड़ी लोग होते हैं वो लोग भी हमारे साउंड माइंड पर्सन में आते हैं, ठीक है। अनसाउंड माइंड पर्सन में आते हैं। साउंड माइंड वाले जो सही लोग हैं और पागल लोग और आधे पागल, जो आधे पागल होते हैं वो जिस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो पागल है उतने टाइम के लिए वो अनसाउंड माइंड होते हैं और बाकी अगर वो सही है तो वो साउंड माइंड होते हैं। और नशेड़ी गंजेड़ी लोग भी जब जिस टाइम पे वो उस नशे के संपर्क में है उतने टाइम के लिए वो अनसाउंड होते हैं और बाकी वो साउंड होते हैं, ठीक है। तो जब वो ऐसी कंडीशन में है, अनसाउंड माइंड कंडीशन में है, उस टाइम पे जब वो अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है उस टाइम पे वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के केपेबल नहीं है पहली बात, और अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो वो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसको अपने उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जजमेंट, अपने रैशनल जजमेंट देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे टाइम पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा है तो ठीक है, वरना अगर इसके अलावा किसी और टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहा है तो वो हमारा साउंड माइंड नहीं माना जाएगा।
देन उसके बाद हमारा थर्ड अदर डिसक्वालीफाइड पर्सन, कि वो पर्सन जो कि हमारे डिसक्वालीफाइड है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने से। उनमें हमारा है पहला एलियन एनिमी, कोई एक ऐसा पर्सन जो ऐसी कंट्री में रहता है जिसके साथ हमारी कंट्री के वॉर चल रहे हों, ठीक है, लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। तो ऐसी कंट्री के साथ हम ऐसी कंट्री के किसी पर्सन के साथ हम अगर अग्रीमेंट में आते हैं तो वो हमारा वॉइड है, ठीक है। देन उसके बाद फॉरेन सॉवरेनियर एंड एम्बेसडर। फॉरेन सॉवरेनियर जो होते हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किसी कॉन्ट्रैक्ट में अदर कंट्रीज़ में, हर एक कंट्री में अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म होते हैं। तो हम इंडियन सिटीजन जो हैं वो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव को ही स्यू कर सकते हैं, हम फॉरेन सोवेनियर्स को और एम्बेसडर्स को हम स्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे कन्विक्ट्स, कोई एक कन्विक्ट है जो कि हमारा जेल में बंद है, प्रिजनमेंट में है, ठीक है, प्रिजन में बंद है, तो उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हैं। और इंसॉल्वेंट पर्सन्स के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो चुकी है ना, तो वो अपनी लाइबिलिटी पे ही नहीं कर सकता, उसकी वजह से वो लाइबिलिटी की वजह से ही तो इंसॉल्वेंट हुआ है, तो इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता। देन उसके बाद कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडीज, अ कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ बाय अ कॉर्पोरेट बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी विल बी वैलिड ओनली टू द एक्सटेंट इट इज़ मेंशन्ड इन देयर MOA, कि जितना उन्होंने अपने MOA में अपना कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी फॉर्म कर रखी है उतने ही एक्सटेंट तक वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नीचे टेलीग्राम लिंक है उसे ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी।